प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला। आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि आपने साइकिल के रिंग देखे हैं, प्लेट देखी है खाने की, और मोटरसाइकिल के टायर भी देखे होंगे, घरों में थाली भी देखी होगी। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम अपने गणित में क्या कहते हैं, आज हम अपने ऑनलाइन गणित शिक्षण में इस प्रकार की आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस प्रकार की आकृतियों को क्या कहते हैं। हम इस प्रकार की आकृतियों को गणित में वृत्त कहते हैं। वृत्त एक समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। आइए हम इसे इस प्रकार समझते हैं। देखिए, ये एक समतल है। इस समतल में हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। देखिए कैसे, ये एक निश्चित बिंदु होगा, ये एक निश्चित दूरी हो गई। अब हमने इस निश्चित दूरी से चारों एक ये बिंदु समान दूरी पर बिंदुओं का समूह बना लिया। ये देखिए आप, और जब हमने चारों ओर घुमाया तो बिंदुओं का समूह ये वर्त हो गया। वर्त हो गया ना। अब इस वर्त पर स्थित जो बिंदु है उनके बारे में हम चर्चा अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला नंबर है केंद्र। केंद्र वर्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। देखिए, ये वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट था केंद्र, इससे ये समान दूरी पर स्थित है। इसे भी हम चित्र के द्वारा अपने मॉडल के द्वारा समझते हैं। केंद्र वर्त पर स्थित सभी बिंदु, वर्त पर स्थित ये सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इसे बिंदु को देख लो, चाहे इस बिंदु को देख लो, यहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं, ये समान दूरी पर होते हैं, इसीलिए इसे वर्त का केंद्र कहते हैं। वर्त के बिल्कुल बीच में होता है ये केंद्र। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं, परिधि। अब परिधि देखिए, वर्त के चारों ओर वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। वर्त के चारों ओर का जो वक्र होता है वो वर्त का परिधि कहलाता है। इसे हम परिधि कहते हैं। वर्त के चारों ओर के वक्र को परिधि। इसे भी हमारे मॉडल के द्वारा समझिए आप। जैसा कि मैंने बताया आपको वर्त के चारों ओर की वक्र लंबाई, वर्त के चारों ओर की वक्र लंबाई अभी हम देखते हैं। ये इसके चारों ओर की लंबाई हो गई, तो ये इसकी परिधि हो गई, और ये जितना हमारा ये चारों ओर का धागा है ये इसकी परिधि की लंबाई होती है। इसे हम वर्त की परिधि कहते हैं। अब इसके बाद आता है व्यास। व्यास वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी। ये ध्यान से सुनो बच्चों, वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी है। यह वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह त्रिज्या की दुगनी होती है। आइए इस प्रकार इसे भी समझते हैं। व्यास ना, चलो, व्यास वर्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए, वर्त के किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु होगा, इनके बीच की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। अब आप ये देखिए, ये इसकी सबसे बड़ी दूरी है, ये दूरी सबसे ज्यादा है। अगर हम इसे इस पॉइंट से लेते हैं तो ये दूरी कम है, इससे कम इस पॉइंट से लेते हैं तो ये भी दूरी कम हो जाएगी, इस पॉइंट से लेते हैं ये भी दूरी कम हो जाएगी, इस पॉइंट से ये लेते हैं ये भी दूरी कम हो जाती है। दूरी सबसे ज्यादा तभी होती है जब ये केंद्र से होकर जाती है। तो परिधि के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं से बिंदुओं की दूरी को मिलाने पर और केंद्र से होकर जाती हुई रेखा वर्त का व्यास कहलाती है, और वर्त का ये त्रिज्या की दुगनी होती है। त्रिज्या की दुगनी होती है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, और
अब ये देखें, ये त्रिज्या की दुगनी होती है, होगी ना। ये धागा देखो दुगना हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसके बाद अब जीवा को देखते हैं। एक रेखाखंड जो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, यानी कि रेखाखंड जो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, उसे हम जीवा कहते हैं। आइए इसे भी देखें। एक रेखाखंड जो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाया तो ये इसकी वृत्त की जीवा होगी। किन्हीं दो बिंदुओं को, किसी भी बिंदु को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो इसकी वर्त की जीवा कहलाती है। अब ऐसे अगर इसे मिलाते जाते हैं तो जो केंद्र से होकर दो बिंदु मिलते हैं वह वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और वह वर्त को दो अर्धवर्तों में बांटती है। नंबर 5, चाप। वर्त की परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। जैसे ये वर्त की परिधि है, अगर हम इस परिधि को यहां से लेकर यहां तक कोई इसका पार्ट ले लेते हैं, भाग ले लेते हैं, तो उसे हम जो है चाप कहते हैं। नंबर 6, त्रिज्याखंड। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। इसे हम अपने मॉड्यूल के द्वारा समझते हैं। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। एक त्रिज्या तो हमारी ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये होगी, ये है। दो त्रिज्याओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमारा त्रिज्याखंड कहलाता है। ये यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, ये इस पूरे वर्त में कहीं भी हो सकता है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की वृत्त के भाग, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, परिधि। आप इसके कॉपी में नोट्स बनाए और ये हम गृह कार्य दे रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 1, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 2, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बताइए। प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। 5 वृत्ताकार आकृतियों के नाम लिखो। धन्यवाद।